की कंडीशन ये है कि जब दो इलेक्ट्रोड कनेक्ट किए जाएं और यहां पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो अपने आप होने लग जाए, करंट का फ्लो अपने आप होने लग जाए, तो उसको हम गैल्वेनिक सेल बोलेंगे। मतलब यहां पर केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए या इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाए, तो हम उसको बोलेंगे गैल्वेनिक सेल। इस कॉम्बिनेशन को बोलेंगे, इस सिस्टम को बोलेंगे गैल्वेनिक सेल, जहां पर केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही हो। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन जो है वो गैल्वेनिक सेल का एक एग्जांपल है, तो हम यहां पे एक चीज कह सकते हैं कि देखो भाई, जिसको हम एनोड बोल रहे हैं वहां पर जिंक जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसका मतलब एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। इस बात को याद रख ले कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है। और ये एनोड और कैथोड किसको बोला जाएगा, गैल्वेनिक सेल में जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा उसको हम एनोड बोलते हैं और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा उसको हम कैथोड बोलते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, जहां पे लिखा है कि ऑक्सीडेशन एट एनोड एंड रिडक्शन एट कैथोड। जो आपका एनोड होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा और जो कैथोड होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। लेकिन ऐसा कहां होगा, ऐसा गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल में होगा। अब हम बात करेंगे यूज ऑफ सॉल्ट ब्रिज की। सॉल्ट ब्रिज का क्या यूज है। अभी हमने देखा था कि जो सॉल्ट ब्रिज होता है वो कंपार्टमेंट्स को कनेक्ट करता है। जो एनोडिक कंपार्टमेंट है और जो कैथोडिक कंपार्टमेंट है उन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। सॉल्ट ब्रिज की वजह से ही सेल सर्किट कंप्लीट हो पाती है और ये करंट जो है इसमें फ्लो हो पाता है। सेकंड पॉइंट पर आते हैं, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी विद इन द इंटरनल सर्किट। इसको मैं अच्छे से समझा चुका हूं। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, इट प्रिवेंट डिफ्यूजन ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू अनदर कंपार्टमेंट। यहां का सॉल्यूशन कभी भी सॉल्ट ब्रिज के थ्रू इस वाले कंपार्टमेंट में नहीं आएगा और यहां का कॉपर सल्फेट कभी भी इस वाले कंपार्टमेंट में नहीं आएगा। ऐसी हमने व्यवस्था कर रखी होती है सॉल्ट ब्रिज के अंदर। ठीक है, तो ये तीन इसके मेन यूज हैं जो यहां पे हमें देखने को मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। अब भाई हर बार तो हम इतना बड़ा बड़ा फिगर तो बनाएंगे नहीं, तो आखिरकार हम इसको सिंप्लीफाई वर्जन में कैसे लिख सकते हैं, उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल की। तो चलिए पहला पॉइंट देख लेते हैं। सॉल्ट ब्रिज इज रिप्रेजेंटेड बाई डबल लाइन। आपको इस तरीके से अगर डबल लाइन दिख रही है तो वो सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करेगी सेल के अगर रिस्पेक्ट में बात की जाए तो। सेकंड पॉइंट पर आते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या दिया हुआ कि एनोड हाफ सेल को हमें कहां लिखना है, लेफ्ट साइड में लिखना है और कैथोड हाफ सेल को हमें राइट साइड में लिखना है। किसके, इस सॉल्ट ब्रिज के, क्योंकि ये डबल लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब अगर हमें सेल का नोटेशन बनाना है तो वहां पर आपको एक ब्रिज बनाना है। ब्रिज के लेफ्ट साइड में एनोड बनाना है और राइट साइड में आपको कैथोड बनाना है। ठीक है, अगर आपको याद करने में कठिनाई हो रही हो तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं। सिर्फ आपको बोलना है ABC। क्या बोलना है, ABC। ए का मतलब हो गया एनोड, ठीक है, एंड बी का मतलब ब्रिज, सी फॉर कैथोड। सिंपली आपको याद हो गया, ए बी सी से हमें सेल रिप्रेजेंटेशन बनाना होता है। अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं। सिंगल लाइन रिप्रेजेंट्स द फेज बाउंड्री। ये फेज बाउंड्री शब्द का मतलब समझते हैं। देखिए यहां पर जिंक का जो रॉड आपको दिख रहा है, ये जिंक की रॉड कैसी होती है, सॉलिड होती है। ठीक है, इसको हमने कहां पे डिप कर रखा है, एक्वस सॉल्यूशन में डिप कर रखा है, मतलब ये लिक्विड है। तो सॉलिड और इस लिक्विड के बीच में जो बाउंड्री है उसको बोलते हैं फेज बाउंड्री, और उस फेज बाउंड्री को सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा जब हम सेल का रिप्रेजेंटेशन बना रहे होंगे। तो सिर्फ ये 3 पॉइंट से हम सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमें हर बार इतने बड़े फिगर बनाने की जरूरत नहीं होती। अब हम पहले देखते हैं कि डैनियल सेल क्या होता है। देखो, अगर किसी भी गैल्वेनिक सेल को इस तरीके से डिजाइन किया जाए कि वहां पर जिंक जो है एनोड बन जाए और कॉपर जो है कैथोड बन जाए, तो उस गैल्वेनिक सेल को डैनियल सेल कहते हैं। और अब तक हम इसी कॉम्बिनेशन को पढ़ते आए हैं, तो इसका मतलब जो ये गैल्वेनिक सेल लिखा गया है यही डैनियल सेल है। अगर मैं आपसे बोलूं कि डैनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन समझाइए, कैसे लिखेंगे उसको, चलिए लिख करके देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए सिंपली हमें ए बी सी लिख करके करना चाहिए, बहुत आसान हो जाता है। बी का मतलब क्या होता है, ब्रिज, तो इस तरीके से ब्रिज बनाइए। यहां पर एनोड लिखिए और यहां पर कैथोड लिखिए। हमें यह पता होना चाहिए कि एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है, तो एनोड पर ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन होती है। तो ऑक्सीडेशन की जो रिएक्शन है वो ब्रिज के इस साइड होगी, जो रिडक्शन की रिएक्शन
रिएक्शन है वो ब्रिज के इस साइड होगी, ठीक है। यहाँ पर जिंक की रॉड को ZnSO4 में डाला गया है, तो इसको कैसे लिखेंगे, जिंक सॉलिड, फिर हम बनाएंगे फेस बाउंड्री, फिर लिखेंगे ZnSO4, क्योंकि ये क्या है एक्वस, तो एक्वस और सॉलिड के बीच में क्या होगा, फेस बाउंड्री होगी। फिर हमने एक हाफ सेल लिख दिया, हाफ सेल लिखने के बाद हमें क्या बनाना पड़ता है, ब्रिज बनाना पड़ता है, तो हमने यहाँ पे ब्रिज बना दिया। फिर इसके बाद हम इस हाफ सेल की बात करेंगे जिसमें हमें दिख रहा है कि कॉपर सल्फेट है, तो हम लिखेंगे कॉपर सल्फेट, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कॉपर सल्फेट, यहाँ पर एक्वस, फिर फेस बाउंड्री बनाएंगे, और फेस बाउंड्री बनाने के बाद ये फेस बाउंड्री किसके साथ है, कॉपर के साथ है। तो इस तरीके से सेल कॉम्बिनेशन हमारा पूरा हो जाता है कि जिंक सॉलिड, फिर फेस बाउंड्री, ZnSO4 एक्वस, फिर हमें बनाना पड़ता है सॉल्ट ब्रिज, फिर CuSO4 एक्वस, इसके बाद हम बनाएंगे फेस बाउंड्री, फिर कॉपर। जो ये नोटेशन दिया गया यही इस सेल का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इसको और अच्छे तरीके से ऐसे बोल सकते हो कि देखो भाई जिंक सॉलिड किस में जा रहा है, जिंक 2+ में जा रहा है, और यहाँ पर कॉपर 2+ किस में जा रहा है, कॉपर में जा रहा है। इसका मतलब जो हमने सेल रिप्रेजेंटेशन बनाया वो ऑब्वियसली सही है। अब अगर आपको सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया जाए तो इस सेल रिप्रेजेंटेशन से हम क्या क्या ज्ञान पा सकते हैं, मतलब हम यहाँ से क्या क्या पता कर सकते हैं, वो चीज़ हम देख लेते हैं। पहले सेल रिएक्शन में हमारा दिमाग जाना चाहिए ब्रिज पर। ब्रिज के जो लेफ्ट साइड में लिखा गया है वो एनोड पर रिएक्शन होती है, और इधर जो होता है वो रिएक्शन कैथोड पर होती है। मतलब कैथोडिक कंपार्टमेंट इधर है और एनोडिक कंपार्टमेंट लेफ्ट साइड में है। ओके, अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है। तो देखिए जिंक सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस वजह से इस वाले हाफ सेल को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलेंगे। और ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है, एनोड पर होता है। इस तरीके में समझ में आया कि इस साइड में जो रिएक्शन होने वाली है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, और ये रिएक्शन कहाँ पे होगी, एनोड पर होगी। अब आते हैं राइट साइड में। राइट साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पे कॉपर 2+ किस में जा रहा है, कॉपर सॉलिड में। इसका मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन हमेशा कहाँ होता है, कैथोड पर होता है। अगर आपको इतनी कहानी याद ना हो रही हो तो मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से पूरा याद करा देता हूं। सिंपली आपको ब्रिज देखना है, ब्रिज के लेफ्ट साइड में आपको क्या लिखना है, लोन, LOAN लिखना है, ठीक है। इससे सारी समस्या सॉल्व हो गई। देखिए क्या, यहां पर L फॉर लेफ्ट, ठीक है, O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड, ठीक, और N फॉर नेगेटिव, N फॉर नेगेटिव। नेगेटिव इसका मतलब क्या हुआ कि गैल्वेनिक सेल में लेफ्ट साइड में, ब्रिज के लेफ्ट साइड में जो चीज लिखी गई है वो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, और ऑक्सीडेशन की रिएक्शन एनोड पर होती है, और एनोड कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो ये 4 फैक्ट आपको सीधा याद हो गए कि लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पर, एनोड का साइन क्या होता है, नेगेटिव। आप सोचोगे इस वाले साइड के बारे में तो आपने कुछ बताया नहीं। अरे भाई अगर ये लेफ्ट है तो ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर यहाँ पर O है मतलब ऑक्सीडेशन है तो यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा। अगर ये एनोड है तो यहाँ पर क्या होगा, कैथोड होगा। अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा, ठीक है। लेकिन इसको याद करने की जरूरत थोड़ी है, आपको सिर्फ एक तरफ का याद होगा, उसका जस्ट उल्टा वाला पार्ट तो अपने आप उससे कनेक्टेड हो जाएगा। ओके, अब हम नेट सेल रिएक्शन की बात करेंगे। नेट सेल रिएक्शन के लिए हमें दोनों हाफ सेल के रिएक्शंस को जोड़ना पड़ता है। तो देखिए रिएक्टेंट साइड में इधर क्या है, जिंक सॉलिड, और इधर क्या है, कॉपर 2+। तो दोनों चीज हमने लिख दी, प्लस क्या लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। नेक्स्ट प्रोडक्ट साइड में देखें तो क्या दिखेगा, जिंक 2+, और यहाँ पे जिंक 2+ है। ये कॉपर सॉलिड, तो यहाँ पे कॉपर सॉलिड है, लेकिन यहाँ देखिए जिंक 2+ के साथ क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन। पहले भी हम इधर 2 इलेक्ट्रॉन लिख चुके हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमें क्या मिलेगा, ये नेट सेल रिएक्शन मिलेगा। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि आप किसी फिगर को किस तरीके से सेल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा हमने ये सीखा कि अगर आपको सेल नोटेशन दिया जाए तो इस सेल नोटेशन से आप किस तरीके से नेट सेल रिएक्शन लिख सकते हैं। ओके, अब हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ना है। इसको हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला रिप्रेजेंटेशन होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के थ्रू, और दूसरा रिप्रेजेंटेशन होता है रिडक्शन पोटेंशियल के थ्रू। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन की प्रोसेस दिखती है। इस वाले पार्ट में हम रिडक्शन की रिएक्शन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक से जिंक 2+ बन रहा है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, पहले आप E लिखेंगे, क्योंकि हमें पोटेंशियल लिखना है तो हमने E लिख दिया। फिर हमें लिखना है कि जिंक जो है वो जिंक 2+ में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो जिंक और जिंक 2+
प्लस के बीच में हमें क्या बनाना होता है, एक फेज बाउंड्री बनानी होती है। तो हमें यहाँ पे समझ में भी आता है कि देखो भाई जिंक किस में जा रहा है, जिंक 2 प्लस में, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का रिप्रेजेंटेशन होगा। अगर मैं बोलूं कि हमारे पास जिंक 2 प्लस और वो जिंक में कन्वर्ट हो रहा है और उसके लिए रिप्रेजेंटेशन बनाइए, तो आपको लिखना चाहिए, पहले ई लिखना चाहिए क्योंकि पोटेंशियल लिख रहे हैं, फिर हम लिखेंगे कि हमारे पास जिंक 2 प्लस था वो कन्वर्ट हो गया जिंक में, तो ये जो चीज होगी ये क्या होगी, रिडक्शन पोटेंशियल होगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जहां पर लिखा है कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ आयन इज यूनिटी देन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर आपके इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन क्या आ रही है, यूनिटी आ रही है, जैसे 1 मोलर आ रही है, तो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। अगर ई नॉट लिखा है तो वो क्या होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगा। अगर सिंपल ई लिखा है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगा। आईयूपीएसी के कन्वेंशन के हिसाब से स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। मतलब हमारा मेन सर्वे सर्वा कौन है, ये है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हम इसको थोड़ी सी कम अहमियत देते हैं लेकिन इसको ज़्यादा अहमियत देते हैं, क्योंकि आईयूपीएसी के हिसाब से एक ही चीज़ को 2 बार रिप्रेजेंट करने से अच्छा है कि हम एक को क्या मान लें, स्टैंडर्ड मान लें, एक में ही हम पढ़ाई करें, समझें उस चीज़ को, तो समझना क्या होगा हमारे लिए आसान होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल पोटेंशियल की, कि सेल पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। एक सेल में क्या होता है, कैथोड होता है और एनोड होता है। इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसी पोटेंशियल डिफरेंस को सेल का सेल पोटेंशियल बोलते हैं। अगर हमें उसको कैलकुलेट करना है तो हम कैसे निकालते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। इसका मतलब हमें याद रखना है कि ई सेल इज इक्वल टू सी माइनस ए, कैथोड माइनस एनोड। ठीक है, सेल के रिप्रेजेंटेशन में कैथोड किस साइड होता है, राइट साइड होता है, और एनोड किस साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है। तो कभी कभी आपको ऐसा भी फॉर्मूला मिलेगा कि ई आर माइनस ई एल। ठीक है, कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होती है, रिडक्शन की रिएक्शन होती है। तो आपको लिखा मिल सकता है कि ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, क्योंकि एनोड पर क्या हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसका कंसंट्रेशन क्या है, यूनिटी है, 1 आ रहा है, तो इसमें जहां पर ई लिखा है सिर्फ वहां पर आप ई नॉट लिख देंगे हर जगह, तो क्या हो जाएगा, वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बन जाएगा। उस तरीके से आप सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ई नॉट सेल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता रहा है। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। और कैथोड किधर होता है, राइट साइड में, एनोड कहाँ पे होता है, लेफ्ट साइड में। सेम वे में यहाँ पे रिडक्शन और यहाँ पर ऑक्सीडेशन लिख लेंगे। अगर आपको याद करने में तकलीफ हो रही है तो आप सिंपल सी बात लगाइए LOAN। ठीक है, तो यहाँ दिख जाएगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एनोड, और यहाँ पे क्या रहेगा, तो L। देखिए एनोड L एंड ऑक्सीडेशन। ठीक, तो ये सिंपली याद भी हो जाएगा, जिस साइड A रहेगा उसी साइड L, उसी साइड O रहेगा। ओके, अब तक हमने जो सीखा उसको मैं डैनियल सेल के माध्यम से जल्दी से उसको समझा देता हूं कि आपके पेपर में क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, ये एक डैनियल सेल है जिसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे लिखा गया है। कभी कभी आपको पेपर में सेल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है और बोला जाता है इस सेल रिप्रेजेंटेशन को देख करके ये बताइए एनोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, कैथोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, या वहां टोटली क्या सेल रिएक्शन हो रही है। या पूछा जा सकता है कि सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या होगा, या अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर दे दिया गया तो पूछा जाएगा ई नॉट सेल की वैल्यू कितना आएगा। चलिए देख लेते हैं। अगर इसका रिप्रेजेंटेशन ये है तो हमें क्या लिखना है, रिएक्शन एट एनोड लिखना है। एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है। ऑक्सीडेशन की रिएक्शन कहां पे हो रही है, जिंक की हो रही है ना, तो जिंक किस में जा रहा है, जिंक 2 प्लस में। वही चीज हमने यहाँ पे लिख दिया है। कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर रिडक्शन का प्रोसेस होता है, तो ये कैथोड का कंपार्टमेंट होता है। यहाँ पर क्या है, कॉपर 2 प्लस कॉपर में जा रहा है, तो ये चीज हमने यहाँ पे लिख दिया। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, सेल रिएक्शन बन जाएगा। मतलब कि इस सेल में ओवरऑल क्या रिएक्शन चल रही है वो ये लिखा जाता है। इसके बारे में आपसे पूछा भी जाता है आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में। ओके, देखिए हमें क्या करना है, जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लिखना है इस साइड। ठीक है, रिएक्टेंट के साइड यहाँ पे क्या लिखना है, जिंक 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस कॉपर। लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन कट कर जाएंगे तो फाइनली सेल रिएक्शन में ये बचेगा जहां पर लिखा होगा जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस, और इधर क्या होगा, जिंक 2 प्लस एंड कॉपर। ठीक है, हम इस सेल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे।
ई आर माइनस ई एल होता है, ठीक है। अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, आर क्या है, राइट को बता रहा है, और एल क्या, लेफ्ट को। तो यहां पर देखिए इस चीज में जो ब्रिज बना हुआ है, इस ब्रिज के लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, यहां पर जिंक लिखा हुआ है, तो जिंक वाला पार्ट लिख देना है लेफ्ट साइड में। राइट साइड में कॉपर वाला लिखा है, तो यहां पे कॉपर लिख देना है। लेकिन ध्यान रखना, ये क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल होगा, ठीक है। ये भी क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तभी हमने क्या लिखा हुआ, कॉपर 2 + 2 कॉपर, जिंक 2 + 2 जिंक। यहां पर कहीं भी ऑक्सीडेशन वगैरह मत दिखाना, यहां पे हमें सिंपली क्या दिखाना है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में लिखना है, जो आईयूपीएसी कन्वेंशन के हिसाब से फिक्स है। ओके, अगर हमसे बोला जाए कि आयन की जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर है, तो इसी वाले फॉर्मूले में बस आपको जहां पे ई लिखा हुआ था वहां पर ई नॉट लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कॉपर 2 + 2 कॉपर, ई नॉट जिंक 2 + 2 जिंक, ठीक है। अगर आपके पेपर में ये दिया जाता है तो आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर पाते हो। यहां पर दिया गया है ई नॉट कॉपर 2 + 2 कॉपर इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट एंड जिंक 2 + 2 जिंक इज माइनस 0.76 वोल्ट। तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू यहां पर ला करके पुट करेंगे, तो हमें ई नॉट सेल की वैल्यू मिल जाएगी जो कि मिलती है 1.1 वोल्ट। इसका मतलब जो आप ये डैनियल सेल देख रहे हो, या जो इस सेल का रिप्रेजेंटेशन आप यहां पे देख रहे हो, उस सेल का ई नॉट वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, 1.1 वोल्ट होगा। और इस फैक्ट को हम आगे यूज करने वाले हैं कि डैनियल सेल का जो ई नॉट सेल की वैल्यू होती है वो कितना होता है, 1.1 वोल्ट होती है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है 3 तरीके से देखा जा सकता है। पहला होता है गैल्वेनिक, दूसरा है रिवर्सिबल सेल, तीसरा है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। हमने गैल्वेनिक सेल के बारे में अच्छा खासा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अब हमें इनके और इनके बारे में थोड़ी जानकारी लेनी है। लेकिन हमने जो पढ़ा है उसको एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा कि गैल्वेनिक सेल जो होता है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। भाई जो सेल के अंदर रिएक्शन हो रही थी उसे हमने क्या किया, बल्ब जला दिया, वोल्टमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन ला दिया, तो हम बोल सकते हैं यहां पर केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। क्योंकि ये प्रोसेस हो रहा है, क्या हमने बाहर से कोई बैटरी लगाई, कोई फोर्स लगाया? जवाब है नहीं। अगर हमने फोर्स और बैटरी कुछ भी नहीं लगा रखा है तो वो अपने आप हो रही है, वो रिएक्शन खुद से हो रही है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलेंगे। और थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव होता है। हम गैल्वेनिक सेल के अंदर क्या करते हैं, पावर को प्रोड्यूस करते हैं, तभी तो बल्ब जला पा रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट यहां के लिए है। हम बात कर देंगे रिवर्सिबल सेल की। देखो रिवर्सिबल सेल एक्चुअली किसी काम का नहीं है, यहां पे कोई नेट रिएक्शन होता ही नहीं है, ठीक है। इसको मैं इमेज के माध्यम से आपको समझा दूंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो कि है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल रिवर्स ऑफ गैल्वेनिक सेल होता है, ठीक है। गैल्वेनिक सेल का सब कुछ उल्टा कर दो, क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन जाएगा। यहां पे हम बोलते थे कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जाती है, तो हमें यहां पे क्या बोलना है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में जाती है। इसका जस्ट उल्टा, तो यही पार्ट हुआ, ठीक है। यहां पे देखिए डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव। यहां पे क्या लिखा है, डेल्टा जी इज इक्वल टू पॉजिटिव। यहां पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो यहां पे क्या रहेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। गैल्वेनिक सेल के अंदर हम पावर क्या करते थे, प्रोड्यूस करते थे, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर हम पावर कंज्यूम करेंगे। हम बाहर से बैटरी लेंगे और उसके पावर को खाएंगे, मतलब इलेक्ट्रोलिटिक सेल खाएगा। ओके, शायद इतनी बात समझ में आई हो कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है, रिवर्सिबल क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक क्या होता है। ओके, अब हम गैल्वेनिक सेल, रिवर्सिबल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल पर विस्तार से चर्चा करेंगे, अच्छे से आपको समझाएंगे। देखिए हमें इतने पार्ट के बारे में अच्छे से जानकारी है। हमने देखा था जिंक जो है वो एनोड का काम करता है और कॉपर जो है कैथोड का काम करता है। जो करंट होता है वो कॉपर से चलता है जिंक की तरफ, और जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो कहाँ से चलता है, जिंक की तरफ से कॉपर की तरफ चलता है। और इसका रिवर्स मतलब उल्टा जो डायरेक्शन होगा वो किसका डायरेक्शन होगा, करंट का डायरेक्शन होगा। इसके बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। अब मैं कह रहा हूं कि भाई मैं बाहर से एक बैटरी लगाना चाहता हूं, किसके ऊपर, इस सेल के ऊपर बाहर से एक बैटरी लगाना चाहता हूं। लेकिन बाहर जो बैटरी हमने लगाई उसकी क्षमता कितनी है, 1.1 वोल्ट से कम है। जबकि जो ये सेल है, जो ये डैनियल सेल है, ये डैनियल सेल 1.1 वोल्ट करेक्टली अपना पावर रखता है, इतना ईएमएफ रखता है, इतना ई सेल रखता है। लेकिन बाहर जो हमने बैटरी लगाई हुई है वो बैटरी की पावर जो है 1.1 वोल्ट से कम है। मतलब कि ये जो बैटरी है वो ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन ये वाला पावरफुल है। अब आप बताओ कौन रूल करेगा, जो पावरफुल ज़्यादा होगा। अगर ये पावरफुल ज़्यादा है तो इसके हिसाब से ऊपर वाली बैटरी फंक्शन करेगी, ठीक है। ऊपर वाले के हिसाब से नीचे वाली बैटरी फंक्शन नहीं करेगी। तो आप बोल सकते हो कि इसकी पावर ज़्यादा है तो इसकी मनमानी चलेगी,
इसका मतलब जैसी रिएक्शंस पहले चल रही थी वो सिमिलर रिएक्शंस अभी भी होंगी अगर बाहर जो हमने बैटरी लगाई है उसकी क्षमता, उसकी औकात 1.1 वोल्ट से कम है। तो चलिए इसको पढ़ करके यहाँ पे देख लेते हैं। When E external is less than 1.1 वोल्ट then electrons flow from zinc rod to copper rod। ठीक है, जिंक रॉड से कॉपर रॉड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्लो करते हैं और करंट क्या होता है, इसका उल्टा फ्लो करता है। हमने पढ़ा था कि जिंक क्या होता है, डिसॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि जिंक 2+ बनाता है और कॉपर क्या होता है, इसके ऊपर जाकर के बैठता है। तो देख सकते हो क्या लिखा सेकंड पॉइंट कि जिंक डिसॉल्व एट एनोड एंड कॉपर डिपॉजिट्स एट कैथोड। ठीक है, तो जैसा पढ़ा था गैल्वेनिक सेल में सिंपली वही हमें देखने को मिलता है अगर एक्सटर्नल बैटरी की औकात हमने कम लगा रखी है इस वाले सेल से। ओके, अब हम रिवर्सिबल में आते हैं। रिवर्सिबल में क्या होता है कि जो हमारा एक्सटर्नल बैटरी होती है उसकी क्षमता उतनी ही होती है जो कि हमारे सेल की होती है। मतलब डैनियल सेल के ऊपर हमने क्या लगा दिया, एक दूसरा डैनियल सेल लगा दिया। तो बताओ क्या वो कोई रिएक्शन करवा पाएगा? क्या उसके अंदर कोई करंट बहेगा? जवाब है नहीं। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन जाने की कोशिश करेगा तो उल्टा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को वापस कर देगा। इसका मतलब यहां पर करंट का फ्लो नहीं होगा और आपके इस वोल्ट मीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा और यहां पर करंट क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये पढ़कर देख लेते हैं। व्हेन E एक्सटर्नल इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट, तो यहां पे लिखा हुआ कि नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और करंट। सेकंड लिखा हुआ कि नो केमिकल रिएक्शन। ऑब्वियसली केमिकल रिएक्शन होती तो करंट बह लेता, लेकिन यहाँ पे केमिकल रिएक्शन भी क्या हो गई है, रुक गई है। ठीक है, इस वजह से ये हमारे काम का नहीं होता रिवर्सिबल। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। देखिए यहां पर क्या था, 1.1 वोल्ट से कम था, यहां पर 1.1 वोल्ट के बराबर हो गया आपका एक्सटर्नल। ठीक है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, 1.1 वोल्ट से ज्यादा क्षमता वाला, ज्यादा औकात वाली बैटरी लेकर के आए। अब ये क्या करेगा, अब ये यहां पर भीम बनेगा। मतलब ये इस अपना रूल चलाएगा यहां पर, क्योंकि इनकी क्षमता कितनी है, 1.1 वोल्ट की, और बाहर वाले बैटरी की क्षमता 1.1 वोल्ट से ज्यादा है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर क्या है, 2 वोल्ट है, लेकिन यहां पर 1.1 वोल्ट है। तो यहां पर किसका चलेगा, 2 वोल्ट का चलेगा। ठीक है, तो 2 वोल्ट क्या करता है, इनकी सारी रिएक्शन को, जो पहले हमने रिएक्शन पढ़ रखी थी, सब उल्टा कर देता है। उल्टा कैसे करता है, जैसे हमने पढ़ा था कि यहां पर जिंक क्या होता है, एनोड होता है, तो यहां पर क्या होता है, जिंक कैथोड होता है। यहां पे हमने देखा था कॉपर क्या होता है, कैथोड होता है, लेकिन यहां पर कॉपर क्या होता है, एनोड होता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। दूसरी चीज, जो जिंक होता है वो कैसा रहेगा, पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, जो कॉपर होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, लेकिन एक बात का हमेशा ख्याल रखें कि कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। ये चीज यहां भी होगी, यहां कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होगा, और यहां पर एनोड पर भी ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। अब हम ये देख लेते हैं क्या लिखा है कि व्हेन E एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट देन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक। जो पहले हम पढ़ते थे कि जिंक से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा था, अब क्या होगा, कॉपर से इलेक्ट्रॉन जिंक की तरफ बहेगा, तो करंट क्या होगा, इसका उल्टा फ्लो करेगा। देखिए अब की बार इलेक्ट्रॉन कहां से जा रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहा है, तो करंट कहां जाएगी, इस तरफ जाएगी। क्लियर है? ओके, सेकंड पॉइंट देखते हैं कि जिंक इज डिपॉजिटेड एट द जिंक इलेक्ट्रोड एंड कॉपर डिसॉल्व्स एट कॉपर इलेक्ट्रोड। इसका मतलब क्या हुआ कि अब की बार यहां का जो जिंक 2+ था वो क्या करेगा, जिंक के ऊपर जाके बैठेगा, और कॉपर निकल करके कहां आएगा, कॉपर सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा।